नमस्कार। रोशनी के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। शिक्षा वो ज्ञान है जो अंधेरे में भी चमकता है। ये वो रोशनी है जो जीवन को खुशियों से भर देती है। एक शिक्षा ही है जिसके बूते हम हर खुशी पा सकते हैं, साथ ही घर, परिवार और समाज को नई राह दिखा सकते हैं। ऐसी ही शिक्षा की रोशनी से सराबोर किरदार हमारे इस विशेष एपिसोड का हिस्सा हैं। ना मेरी गली में कोई भूखा सोएगा, ना मेरी गली में कोई बाहर निकलेगा। कोरोना के दौरान हुए लॉकडाउन में यही मूल मंत्र लेकर चली आईपीएस तेजस्विनी गौतम आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है तेजस्विनी जी आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू राखी जी। आपने बिना डंडा चलाए लोगों को घर पर रोका और कोरोना का भगा दिया। लॉकडाउन के दौरान पहला जो चरण था, आप उस समय चूरू में एसपी थी, वर्तमान में आप अलवर एसपी के पद पर हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि लॉकडाउन में लोगों को घरों में रोकना कितना बड़ा चैलेंज था? देखिए राखी जी, शुरू में तो क्या था कि 2-4 दिन आपको इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं आई, क्योंकि लोगों को भी ऐसा लगा कि हम इतनी बड़ी वैश्विक महामारी है, पैंडेमिक है, तो अपनी ज़िंदगी की, अपने परिवार वालों की ज़िंदगी की सुरक्षा के लिए सब लोगों ने उसको बखूबी निभाया। लेकिन जैसे जैसे रेस्टलेसनेस बढ़ी, आम तौर पर जो रोज़मर्रा की हमारी ज़रूरतें होती हैं, जैसे मुझे दूध लेने जाना है या कोई बहुत ही एसेंशियल कमोडिटीज़ का मुझे लेना है, घर में कोई अचानक बीमार हो गया, तो बाहर निकलने की एक टेंडेंसी जो है वो लोगों की बढ़ी जी। उसी के साथ साथ शाम के समय में जो लोग बाहर अपने चबूतरों पे बैठकर अपने मित्रों से बात किया करते थे, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही रुक सा गया, कंट्रोल सा एनवायरनमेंट हो गया सभी लोगों का। तो उस वक्त हमको लोगों को रोकने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त हमें लगानी पड़ती थी। हमारी गाड़ी जब वहाँ से गुजरती पुलिस की, तब तो लोग अंदर भाग जाते पर फिर से बाहर आ जाते, और धीरे धीरे जैसे माहौल बढ़ा गुजरा तो लोगों में सीरियसनेस थोड़ी कम हो गई। तो वो डर भी जो एक था कि भाई हमें बीमारी हो जाएगी या एक ऐसी मतलब लाइलाज बीमारी है ये, उसका भी डर खत्म होने लगा, और लोगों के अंदर वो झिझक और वो बाहर निकलने की जो कसक थी वो बढ़ती रही और लोग बाहर निकलने लगे। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, पुलिस पॉपुलेशन के मुकाबले तो बहुत कम है। हर व्यक्ति पे हर एक व्यक्ति पे एक कांस्टेबल निगरानी रखे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए उनको घर में कैसे रोका जाए, और कैसे जो हम अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे, अपने साथियों से नहीं मिल पा रहे, अपने बात नहीं कर पा रहे किसी से, तो वो मानसिक अवसाद जो उत्पन्न हो रहा था उसको भी कैसे रोकें। तो ये दोनों ही चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गई। साथ ही साथ कोरोना एक ऐसा डेंट छोड़ के गया लोगों पे कि लोग उन डिस्क्रिमिनेट करने लगे कि फलाने को कोरोना हो गया तो मतलब उससे बात नहीं करनी, उसको बिल्कुल उसको अवॉइड कर देना। जैसे अपन कहते छूत की बीमारी लग गई तो उससे दूरी बनाना, उसके परिवार से दूरी बना लेना। बिल्कुल बड़ा, एक तो इंसान पहले ही परेशान है अपनी बीमारी से, दूसरा समाज का इस तरह का रुख है, अंदर से तोड़ देता है इंसान को। तो इसीलिए कैसे क्रिएटिवली लोगों को एंगेज किया जाए, तो चूरू में हमने फिर उसी को लेकर हमने शुरुआत की लॉकडाउन कॉन्टेस्ट से, जिसमें हमने हर तरीके के, आप खाना बनाना जानते हैं तो आप खाना बनाकर अपनी पिक जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिए। आप अगर यदि गाना गाना जानते हैं आप गाना गाइए, आप पेंटिंग बनाते हैं अच्छी, आप पेंटिंग की पिक्चर अपलोड करें। तो उससे क्या है कि लोग कुछ ना कुछ एक क्रिएटिव एंगेजमेंट में अपना लगे रहे। साथ ही हमने लाइव सेशन स्टार्ट किए वेरियस सेलिब्रिटीज के, जिसमें हम वेरियस फील्ड्स के, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो सिंगर्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, कोरोना के बारे में बताने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए, थिएटर एक्सपर्ट्स हों, मतलब वेरियस मैनेजमेंट गुरु हों, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हों, तो उन सबको हम लेकर आए अपने चूरू पुलिस के फेसबुक पेज पर, और वहां से हमने लोगों को साझा किया उनसे, और लोग उनसे जुड़े। और ये 5 से 6 और 6 से 7 कई बार 3-3 सेशंस भी हमने दिन में करे, क्योंकि सेलिब्रिटीज हमारे पास आने लगे थे काफी। तो वो जो लोग हमसे जुड़े उस माध्यम से, और वही एक टाइम था शाम का जब सबसे ज्यादा वो घरों से बाहर निकलते भी थे, तो वो निकलना भी बंद हो गया, वो एक क्रिएटिवली एंगेज भी हुए, और साथ ही साथ उनको अपने सेलिब्रिटी से बात करने में, जिस भी फील्ड में मेरा रुचि है तो उस फील्ड के नॉलेज भी हुई, और वो अपने क्वेश्चंस भी उनसे पूछ सके। तो तीनों ही चीजें एक साथ हुई। कुल मिला के आपने ऑनलाइन कॉन्टेस्ट करा के लोगों को एंगेज करके कहीं ना कहीं उनको घरों में रखने की कोशिश करी, और कोरोना से उनका
बचाव हो इसके पूरे प्रयास किए। जी बिल्कुल। तेजस्विनी जी, बातचीत आपसे शुरू करनी थी, कोरोना से शुरू करी क्योंकि कोरोना इस समय हावी है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या बचपन से ही पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी आप? वर्दी हमेशा अट्रैक्ट करती है। जब हम छोटे होते हैं तो चाहे वो आर्मी हो या नेवी हो या पुलिस हो, आप देखेंगे कि बॉलीवुड में भी आमतौर पे ज़्यादातर मूवीज़ जो है वो पुलिस ऑफिसर्स पे बनती है, तो डेफिनेटली अट्रैक्ट करती है वर्दी। हमेशा से मेरे पापा बहुत बड़े इंस्पिरेशन है मेरे लिए। उन्होंने मुझे यूपीएससी और गवर्नमेंट सर्वेंट बनने की एक ललक जो है वो उन्होंने मुझ में जगाई थी। उन्होंने मुझे ये एग्ज़ाम देने के लिए प्रेरित किया था और मेरी पहली चॉइस ज़रूर प्रशासनिक सेवा में जाना था, आईएएस बनना था, बट मेरी सेकंड चॉइस आईपीएस थी और मैंने 3 बार एग्जाम लिखा और तीनों बार मुझे आईपीएस की नौकरी मिली मुझे। इसलिए फिर मैंने बाद में कहीं ना कहीं बिल्कुल यही था। बिल्कुल, तो मैंने बाद में फिर एग्जाम भी नहीं दिया, ये सोच के कि शायद पुलिस में मेरे से बहुत एक किसी का कोई भला होना है या मेरी डेस्टिनी यहाँ पे है। तो फिर इसीलिए फिर बट अब मैं यहाँ पे क्योंकि मैं इस जॉब में हूँ तो मैं ये निस्संदेह कह सकती हूँ कि जितना काम करने का स्कोप, जितना लोगों से जुड़ाव और जितना देश सेवा का स्कोप ये सर्विस देती है, उतना शायद कोई और सर्विस ना दे पाए। कुछ अपने बारे में बताएं, कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई, कैसे ये पूरा सफ़र यहाँ तक पहुँचा? मैं दिल्ली से रहने वाली हूँ, दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ। प्रारंभिक शिक्षा मेरी 10th तक सेंट फ्रांसिस डिसेल स्कूल, एक मिशनरी स्कूल जो मेरे घर से महज 500 मीटर की दूरी था, उसमें हुई। 11th और 12th मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस से किया। उसके बाद मेरी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस मैंने किया लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद कैंपस लॉ सेंटर फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रही थी जब मेरा सिलेक्शन हो गया। जी, तो उसके बाद फिर आपको राजस्थान कैडर मिला जब आपने मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2012 के यूपीएससी में दिया, जिसमें मेरा 2013 में सिलेक्शन हुआ और 2013 ही मेरा बैच है। और उसके बाद मैं राजस्थान, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था, तो राजस्थान कार्डर मुझे अलॉट हुआ। मेरा पहला प्रोबेशन डिस्ट्रिक्ट अजमेर था, मैं अजमेर में रही। उसके बाद मेरी पहली एएसपी पोस्टिंग बस्सी में रही, एसीपी बस्सी जयपुर में रही, जयपुर कमिश्नरेट में। उसके बाद एसपी प्रमोट होने के बाद मैं एंटी करप्शन ब्यूरो जयपुर में रही, फिर डीसीपी हेडक्वार्टर जयपुर में रही, बांसवाड़ा रही, बांसवाड़ा के बाद कुछ दिनों के लिए एसओजी भी रही, एसओजी के बाद चूरू रही, और अब चूरू के बाद अब मैं करंटली अलवर में हूँ। तेजस्विनी जी, आपकी पुलिसिंग थोड़ी अलग है जी, लोगों को कई बार रास भी नहीं आती। आप ऐसी एसपी हैं जो टपली लेकर नुक्कड़ नाटक करने भी पहुंच जाती हैं जी, ये कैसे शौक है? देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि नुक्कड़ नाटक मेरा पहला प्यार है और पुलिस में मैं बाद में आई हूँ। मैं स्कूल से, कॉलेज से, थिएटर से जुड़ी हुई हूँ, और जब मैं एलएसआर में थी, लेडी श्री राम कॉलेज में यूनिवर्सिटी में थी, तब हम नुक्कड़ नाटक किया करते थे। तब वो हमारी एक कल्चरल एक्टिविटी हुआ करती थी। उसी दौरान जननाट्य मंच और अस्मिता थिएटर ग्रुप जैसे कई नामी गिरामी थिएटर ग्रुप्स के साथ काम करने का मौका मिला, थिएटर के बारे में, थिएटर की बारीकियां सीखने का मौका मिला, और एक ऐसा इंटरेस्ट जागा थिएटर के प्रति और स्पेसिफिकली स्ट्रीट थिएटर के प्रति, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जिससे आप डायरेक्ट जनता से जुड़ते हैं, उस जनता से जो आपका शो देखने के लिए कोई टिकट खरीद कर नहीं आई है जी। वो जनता को बांध कर रखना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो कभी भी चलते फिरते रोड पे निकल सकते हैं, आपके बीच नाटक में से जा सकते हैं, उनको अगर पसंद नहीं आया तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन चाहिए एक स्ट्रीट थिएटर को करने वाले इंसान कि लोगों के पैर ठहर जाएं, जो जहां है वो वहीं रुक जाए आपकी बात सुनने के लिए। बिल्कुल, और क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर आमतौर पर नुक्कड़ नाटक हमेशा सामाजिक मुद्दों पर किए जाते हैं, जिसमें हम लोगों तक कोई अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। और पुलिस में रहकर सामाजिकता से और सामाजिक लोगों से जुड़ने में सबसे बड़ा मोटो जो मेरा ये था कि कैसे जो एक इमेज है पुलिस की कि पुलिस से सब डरते हैं या पुलिस के पास कोई आना नहीं चाहता। फर्जन मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ कि मैं एक दफ़ा अपनी गाड़ी में कहीं गश्त पे जा रही थी, तो मैं फाटक पे खड़ी थी, बस्सी में जो एक रेलवे फाटक आता है वहाँ पे। तो सुबह का टाइम था, एक जो सज्जन थे वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, बाइक पे बेटा आगे बैठा हुआ था, साइड में मेरी गाड़ी खड़ी थी, तो उन्होंने बोला, देखा तुम दूध नहीं पीते हो ना बेटा, तो अगली बार तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी।
ओके। तो कहीं ना कहीं ये जो डर है जो हम अपने बच्चों में डालते हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये कहीं से उत्पन्न हो रहा है कि पुलिस से डरना जरूरी है, पुलिस के पास जाना मुश्किल है। तो मैं हमेशा ये चाहती थी कि डरें लोग हमसे, बट वो लोग डरें जो क्राइम करते हैं, जो अपराधी हैं, जो सामाजिक नहीं हैं। आमतौर पर जो जनता है जिसकी मदद के लिए पुलिस है, क्योंकि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं चाहे किसी भी चीज में, छत गिरे तो पुलिस, एक्सीडेंट तो पुलिस, क्राइम तो पुलिस, पानी नहीं आ रहा तो पुलिस, कहीं पे भी जो भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। अगर हम पुलिस की एक ऐसी इमेज के साथ चलें कि हम डर रहे हैं उनसे, हम उनके पास जा नहीं पा रहे हैं, उनको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इमेज हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है। क्योंकि जो हम करना चाहते हैं, जो सेवा हम करना चाहते हैं, वो हम लोगों की फिर नहीं कर पाते। तो उस एटीट्यूड को चेंज करना, और साथ ही साथ जो हम में कहीं ना कहीं बहुत बार इस पुलिस की नौकरी करते करते एक भावना बन जाती है, धारणा बन जाती है कि हम प्रेजुडिस हो जाते हैं लोगों के प्रति। तो ये टू वे कम्युनिकेशन था। मेरे नुक्कड़ नाटकों में जो मेरी पूरी नुक्कड़ नाटक की जो टीम थी वो पुलिस कर्मियों की थी, पुलिस कांस्टेबल्स थे, और हम लोगों के बीच जाकर डफली बजाकर लोगों को जागरूक करते थे महिला संबंधी अत्याचारों के खिलाफ, बच्चों में जो नशे की लत पैदा हो रही है उसके खिलाफ, और लोगों से हमें रिस्पॉन्स मिलता था। वहीं के वहीं हम संबंधित एसएचओ को लेकर जाते थे। यदि कोई प्रॉब्लम है तो वहीं के वहीं महिला अपनी कंप्लेंट एसएचओ को दे सकती है, और अगर वो संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में आती है तो हम उसको रजिस्टर भी करते थे। जी। और बाद में जब हम लोगों से बात करते थे कि ये पुलिसकर्मी है जी, तो जनता को ये बिलीव नहीं होता था कि पुलिसकर्मी वो नाटक कर रहे हैं। और जब मैं अपने पुलिसकर्मियों से बात करती थी तो वो ये कहते थे कि मैम हम कितना गलत सोचते थे कि जनता जो है वो हमेशा क्राइम ही करती है, क्योंकि हमारा वास्ता जनरली उन्हीं लोगों से पड़ता है। तो जनता का एक अलग चेहरा मेरे पुलिस वालों को दिखा, हमको दिखा, हमारी भी भावना चेंज हुई, और हमारा एक अलग चेहरा जनता को दिखा, जनता की भी भावना उसमें चेंज हुई। तो डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था हमारे लिए। लेकिन इसमें मेरा एक छोटा सवाल है, हो सकता है ऐसा नहीं भी हो जी, जो लोग लीक से हट के काम करते हैं, नवाचार करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं आलोचना का शिकार भी होना पड़ता है। तो कहीं ऐसा भी कोई अनुभव हुआ आपको? नहीं, बिल्कुल। होता क्या है कि जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप ये नवाचार करते हैं तो आप कोर पुलिसिंग से दूर जा रहे हैं, जबकि मैं नहीं मानती ऐसा होता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो जनता से जुड़ने की हैं वो आपकी कोर पुलिसिंग को और स्ट्रेंथन करती हैं जी। वो लोगों में ये विश्वास जगाती हैं कि आप जो हैं उनसे अलग नहीं हैं, और हम जो हैं वो उनकी सेवा के, उनकी रक्षा के लिए हैं। जब तक ये फेथ, जब तक ये भरोसा लोगों में, जनता में नहीं होगा पुलिस के लिए, तब तक हम इफेक्टिव पुलिसिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए डेफिनेटली आलोचना सहन करनी पड़ी, अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों से सहन करनी पड़ी, मीडिया से सहन करनी पड़ी, काफ़ी सारे लोगों से। लेकिन आमतौर पर एक जो लोगों का जो जुड़ाव था उसके बाद, क्योंकि शुरू आप जब भी करते हैं कुछ भी नई चीज आलोचना लेकर आती है, लेकिन जब उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू होते हैं, जब ये पता चलता है कि नहीं दिस इज एक्चुअली हेल्पिंग अस, तो वो चीज फिर बाद में सबको ये कहने पर मजबूर करती है कि नहीं ये बहुत अच्छा स्टेप था, और इसको काफी लोगों ने रेप्लिकेट भी किया। मैं आपको बताना चाहूंगी, नेपाल पुलिस ने हमारे नाटक को लिया, जो मैंने खुद लिखा था, आवाज, जो महिलाओं के क्राइम के संबंधी था, और उन्होंने उसको नेपाली में कन्वर्ट करके वहां पे नुक्कड़ नाटक किए नेपाल पुलिस ने। तो इसको लोगों ने दोहराया, और बहुत अच्छे तरीके से इसके रिजल्ट्स भी मिले उनको। तेजस्विनी जी, अब एक सवाल जी, बीइंग अ लेडी ऑफिसर जी, हम वही सेम पढ़ाई करते हैं जी, सेम एग्जाम देते हैं, सेम ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन हमेशा रडार पर रहते हैं। महिला हैं, क्या कर पाएंगी, कैसे कर पाएंगी? आपने इतना लंबा समय इस पुलिस की जॉब में गुजार लिया, आपको किस तरह के अनुभव हुए? राखी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन व्यक्तिगत मेरे तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ऑफिसर्स हैं। महिला और पुरुष सिर्फ एक वर्गीकरण है जो ऑफिसर्स में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक ही एग्ज़ाम देकर पास होते हैं, एक ही ट्रेनिंग करते हैं, तो अलग कुछ नहीं है। बट ये बात बिल्कुल सही है कि मैं एक ऐसे विभाग में हूँ, एक ऐसे डिपार्टमेंट में हूँ जो अभी तक हमेशा मैस्कुलिन और मेल डोमिनेटेड रहा है। तो ये तो सोसाइटी भी रही है, बट धीरे धीरे जैसे महिलाओं की एंट्री जो है वो हर स्फीयर में, मुझे लगता है आपके स्फीयर में भी, जर्नलिज्म में भी, पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी भी विभाग में अगर हम कहें, तो ये जो महिलाओं की एंट्री है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। वही बात कि जो भी कुछ नया होता है तो पहले उसको रेजिस्टेंस मिलती है, उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता।
और प्लस ये चीज के एक धारणा बनी हुई है कि पुलिसिंग की जॉब के लिए स्पेसिफिकली कि मेल्स जो हैं वो ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं और फीमेल्स को हमेशा प्रूव करना पड़ता है। बिल्कुल, उन्हें हमेशा ये प्रूव करना पड़ता है कि मैं कर सकती हूँ, जी मैं टाइम पे बिल्कुल पहुंच सकती हूँ, एग्जैक्टली है ना, मैं रात तक देर तक काम कर सकती हूँ, ये प्रूव करना पड़ता है बिल्कुल। उसका हर और बार। शुरू में कि भाई आप रात में गश्त में कैसे निकल जाती हैं, आपको डर नहीं लगता क्या? मुझे ट्रेनिंग दी गई है उस बात के लिए और मेरा काम है, ये मेरा जॉब प्रोफाइल है कि मुझे गश्त करना है। रात दिन का कोई पुलिस के लिए कोई टाइमिंग नहीं है। और पुलिसिंग की जॉब या आईपीएस ऑफिसर की जॉब में कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि उसके लिए एक पुरुष होना जरूरी है या उसके लिए एक महिला नहीं हो सकती है। तो ये डेफिनेटली एक बात है कि आपको प्रूव करना पड़ता है। बट इसका एक फॉल आउट या अच्छी बात जो है, मतलब पॉजिटिव बात ये है कि एक बार आपने प्रूव कर लिया, एक बार आपने ये साबित कर दिया कि आप महकमे के लिए, इस विभाग के लिए, पुलिसिंग के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, कॉम्पिटेंट हैं, तो आपकी एक ऐसी इमेज बन जाती है जो संभवतः पुरुषों की नहीं बन पाती, क्योंकि फीमेल्स जो है वो ज्यादा काम करती हैं, उनको प्रूव करना पड़ता है, तो वो अपने मेल काउंटर पार्ट से तिगुना काम करती हैं। तो वो अगर तिगुना काम करें तो ऑब्वियसली उनके रिजल्ट्स भी उनसे बेटर होंगे। जैसा कि चूरू, अलवर, भरतपुर, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स के लिए राजस्थान में माना जाता था कि महिलाएं नहीं पोस्ट हो सकती हैं। बट आप आज देखिए, अलवर में मैं हूँ, भीलवाड़ा में प्रीति मैम है, नागौर में भी एक महिला एसपी हैं। तो ये एक सो कॉल्ड वाटरशेड है, ये एक बेंचमार्क है, ये एक उस धारणा को तोड़ा गया है। और अच्छे बुरे, कॉम्पिटेंट, नॉन कॉम्पिटेंट लोग हर फील्ड में होते हैं और महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं। उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर जेंडर के ऊपर ये दबाव हो, वो सही नहीं है। हो सकता है कि महिलाएं भी नॉन कॉम्पिटेंट हो और हो सकता है पुरुष भी हो, दोनों ही हो। लेकिन ये सोच लेना कि सिर्फ महिला है इसीलिए इनकॉम्पिटेंट होगी, तो ये गलत है। ये प्रूव करने का जो एक बोझ है हमारे शोल्डर पे। मानना है तेजस्विनी जी, आज भी अभी जारी है अपने आप को प्रूव करना। अभी हम समाज की सोच को इतना नहीं बदल पाए कि वो बिल्कुल हो। बिल्कुल, डेफिनेटली आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं ये बात मानती हूँ कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो हम रह रहे हैं, हम एक ट्रांजिशन फेज में हैं। हमारी माताओं ने लड़ाई लड़ी तो हमें, हमारी जनरेशन को पढ़ाई आसानी से मिल गई। हम लड़ाई लड़ रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में, तो मेरे ख्याल से हमारी बेटियों को, हमारी पोतियों को प्रोफेशनल लाइफ में इक्वालिटी मिलेगी। तो आई थिंक ये ट्रांजिशन फेज है, ये चला जाएगा। बट डेफिनेटली हमें प्रूव करते रहना है, निरंतर, हर दिन चुनौती है और हर दिन हमें प्रूव करते रहना है। देखिए, आपने अभी खुद ही कहा कि अधिकतर महिलाओं के लिए यही कहा जाता है कि उनको कूल जगह लगाया जाए। जो महिला पुलिस अधिकारी लगते हैं, माना जाता है शांत जिले हैं वहां पर उनको नियुक्ति दी जाए। लेकिन आप चूरू की पहली महिला एसपी बनी जो गैंगवार और बवाल के लिए मशहूर है। कैसा अनुभव रहा वहां का आपका? जाते वक्त तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं तुम पहली बार जा रही हो। मेरे खुद डीजी सर ने बोला कि उनको काफी फाइट करना पड़ा लोगों की ये धारणा तोड़ने में कि नहीं, उसको मौका देके देखो, अगर वो फेल हो जाती है तो ठीक है, बट उसको मौका देके देखो एटलीस्ट, कि हम ये कह नहीं सकते कि महिला इसलिए नहीं भेजेंगे। डेफिनेटली वहां पे काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ी। चूरू एक ऐसे माहौल में था जहाँ पे 3 कस्टोडियल डेथ्स हो गई थी, पुलिस विभाग के ऊपर काफी कुछ दारोमदार में था। लेकिन ट्रबल वाटर्स में जाना भी एक तरीके से चैलेंजिंग काम करना भी आपके लिए हमेशा एक बहुत अच्छा अनुभव लेके आता है। आपको बहुत स्ट्रांग करता है, वो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है और आपको ये विश्वास आता है अपने ऊपर कि आप किसी भी तरीके की चुनौती को फेस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट था। हार्डकोर क्रिमिनल्स थे, उनको हमने पकड़ा भी, मैंने पूछताछ भी की। तो वो ऐसे लोग के वो, और फिर वो धमकी भी देते हैं कि ठीक है मैडम, जब हम बाहर निकलेंगे तो आपका चेहरा हमें याद रहेगा, हम देख लेंगे आपको। ये तो हमारे साथ हुआ। हम कई बार थानों के अंदर जाके कवरेज करते थे, अच्छा हमारी फोटो खींच रहे हो, बाहर निकलेंगे तो बताएंगे। बिल्कुल, बट वो सारी चीजें इस जॉब का एक पार्ट है। आप अगर इन चीजों से डर जाएंगे या इन चीजों से घबरा जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इफेक्टिव पुलिसिंग कर पाएंगे। और पुलिसिंग स्पेसिफिकली जब तक चैलेंजेस नहीं हो तब तक जिंदगी में क्या मजा है। तो बहुत अच्छा लगा, चैलेंजेस बहुत आए और हमने उनको पूरी टीम वर्क के साथ काम किया। मेरी पूरी चूरू पुलिस परिवार ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया और उनके मन में एक बार भी नहीं आया। शुरू में तो उनको लगा होगा एक बार के लिए कि भाई महिला एसपी को कैसे मतलब देखें, लेकिन आई एम श्योर कि उनके बीच का वो पूरा जो गैप था वो खत्म हो गया और उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया। टीम वर्क के साथ हमने पूरे 1 साल में बहुत अच्छे काम किए। जी, चलिए, चूरू के एसपी रही, इस समय आप अलवर की पहली महिला एसपी हैं। वैसे इस समय तो जो अलवर है महिला शक्ति के हाथ में है, जो जिला कलेक्टर हैं वो महिला हैं, एसपी हैं आप महिला हैं।
नगर परिषद की सभापति हैं, वो भी महिला हैं। जी। कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं? चुनौती मुझे लगता है राखी जी सिर्फ सोच में है जी क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ऑफिसर होता है जी। ये पोस्ट काम करवाती है, उस पे जो व्यक्ति बैठा है वो इम्पोर्टेंट है, उसका लेकिन जो महिला आपकी होना। मातहत है, जी इसमें बस थोड़ी सोच में ये अंतर आता है कि जो आप मातहत है, क्या वो आपके हिसाब से चलता है? जी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तीनों लेडीज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी एक विमेन ऑफिसर हैं, तो डेफिनेटली विमेन जो हैं वो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने का जैसे कि एक प्रेशर रहता है उन पे, तो वो मेहनत भी ज़्यादा करती हैं। तो डेफिनेटली अलवर के लिए आई एम श्योर बहुत अच्छा है, अलवर वासियों को बहुत अच्छा लगेगा। और एक मुझे लगता है बहुत अच्छा स्टेप है वो प्रेजुडिस भी तोड़ने के लिए कि महिलाएं जो हैं वो इस हद तक काम नहीं कर सकती हैं या इनकॉम्पिटेंट होती हैं। और अलवर एक ऐसा जिला है जिसके बारे में कुछ कहूँ या नहीं कहूँ, एक सोच बनी हुई है वैसी। बट आई एम श्योर कि अगर आप निरंतर मेहनत करते हैं, आपका दिल साफ है, आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं, तो पुरुष या महिला होने का कोई पॉइंट नहीं है। आप अच्छी सेवा दे रहे हैं, अलवर की जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो जनता उसको जरूर सहराती है। चलिए तेजस्विनी जी, जो हमारा कार्यक्रम है रोशनी नारी शक्ति का उद्घोष, इसमें हम प्रेरणा जो देने वाले किरदार हैं उनको लेके आते हैं। आप खुद एक प्रेरणा हैं, जो नई पीढ़ी है, लड़कियां हैं, उनके लिए क्या एक सीख देना चाहेंगी? सबसे बड़ा मैसेज मेरे सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए मेरे पास यही होगा कि स्पेसिफिकली गर्ल्स जो हैं, कई बार हम लड़कियों को ये लगता है कि हम लोग इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियली, या हमारे माँ बाप को कैसे कहें हायर एजुकेशन करने के लिए या ये करने के लिए, या बहुत सारी चीज़ें मुझे रोकती हैं आगे बढ़ने के लिए। वो रोकने वाली सबसे बड़ी चीज़ जो आपको रोकती है वो आप खुद हैं। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं। आप बस एक बार चिन्हित कर लीजिए, आप बस एक बार डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये करना है, तो ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकती हैं। मेहनत बिल्कुल करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको अपने मेल काउंटर पार्ट से ज्यादा मेहनत करनी पड़े, पर उससे घबराएं नहीं। मेहनत करने वालों का ही आगे नाम होता है, और मेहनत करेंगे अपने डेडिकेशन के साथ, सच्चे मन के साथ, तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। और बाकी आजकल तो इतने सारे साधन हैं जिसमें बहुत सारी आपके पास स्कीम्स हैं, इंटरनेट है, आप पढ़ना चाहती हैं, आप कोई एग्जाम की तैयारी करना चाहती हैं, कहीं से भी आपको स्कॉलरशिप्स का बहुत ज्यादा स्कोप है। तो किसी भी चीज को समझकर बस अपने आप को पीछे नहीं रोकना है, आगे बढ़ने से कभी नहीं रुकना है, मेहनत करते रहना है, और किसी भी ऑब्स्टेकल से, चुनौती से डरना नहीं है। तो आई एम श्योर आप जिस भी फील्ड में आप जाना चाहती हैं आप जरूर सक्सेसफुल होंगी। ऑल द बेस्ट। चलिए तेजस्विनी जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, इतनी अच्छी बातें बताई, अपने अनुभव बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राखी जी। तो कुल मिलाकर तेजस्विनी जी से बात करके मेरे जहन में कई पढ़ी हुई कुछ पंक्तियां आ रही हैं। जिंदगी में अभी तो बहुत चलना बाकी है, अभी तो कई परीक्षाओं से गुजरना बाकी है, हमें लड़ना है जिंदगी की सभी मुश्किलों से, अभी तो हमें सारा जहां नापना बाकी है। नमस्कार।